स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन प्रोसीड करने वाले हैं 5th लेक्चर पे, जो अपन ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, मैथ्स का क्रैश कोर्स, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था। और जो भी स्टूडेंट डब्ल्यूबीजेई की तैयारी कर रहे हैं, डब्ल्यूबीजेई एस्पिरेंट्स है 2023 स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी क्रैश कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको फॉलो कर सकते हो जी, ठीक है। तो इसके पिछले जितने भी लेक्चर है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके सबसे पहले उसे देख लें, देन अपन प्रोसीड करेंगे जी इस लेक्चर में और बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जेईई मेंस में पूछेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, डब्ल्यूबीजेई में भी पूछेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसके क्वेश्चन होना बिल्कुल गारंटीड है कि आपके इसके क्वेश्चन हो ही जाएंगे। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत टफ पूछ देता है। लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपने टॉपिक अच्छे से किया तो कितना भी टफ क्वेश्चन करेगा कंपटीशन में, आपके क्वेश्चन इसके हो जाएंगे जी, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कर लेना, एक बार जाके चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। मैं फिजिक्स का डेरिवेशन भी ला रहा हूं और साथ साथ मैथ्स का क्रैश कोर्स भी प्रोसीड कर रहा हूं जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो बिल्कुल ध्यान से समझना इस लेक्चर को, ठीक है। जब भी बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन से क्या समझ में आता है? लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अगर उसमें मैक्सिमम 2 वेरिएबल जैसे x है, y है, तब तक तो वो लाइन रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर 3 वेरिएबल हो जाता है x, y, z, तो वो एक प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और प्लेन भी एक प्रकार का लाइन ही होता है, तो बात पूरी से पूरी की तरह लाइन पे होगी, ठीक है। अब जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा लाइनों की बात होगी, तो जब भी दुनिया में 2 लाइन आएंगे ना, वो 3 ही कंडीशन में पाए जा सकते हैं। कौन कौन से 3 कंडीशन में? सर यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 कंडीशन ऑफ अ लाइन। या तो एक दूसरे को वो कट कर रहे होंगे, ठीक, या तो एक दूसरे के ऊपर से जा रहे होंगे, ये एक दूसरे के कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं दोनों लाइन, या फिर दोनों पैरेलल हो रहे होंगे, दोनों कहीं मिल ही नहीं रहे होंगे। अच्छा, एक बच्चे बोलो सर ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ना जाए और इंटरसेक्ट भी ना करे। तो मैंने बोला अगर 2 लाइनें पैरेलल नहीं होती है ना, तो एक दूसरे को जरूर इंटरसेक्ट करती है। अगर आगे इसको आप ले जाओगे तो जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट वाला ही कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब सर इंटरसेक्ट पे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि जब बात इंटरसेक्ट की होती है तो बात होती है सॉल्यूशन की। 2 लाइनें जहां भी एक दूसरे को कट करेंगी, वहां पे उनका सॉल्यूशन पाया जाएगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि उस x की वैल्यू पे दोनों y सेम दे रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं x = 2 रखूं, तो पहले लाइन ने अगर y = 4 दिया, तो दूसरा भी y = 4 दे रहा होगा। इसे बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। x की वैल्यू पे कोई अगर y की वैल्यू है तो उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सर मान जाओ एक बार कट किया, तो एक बार कट किया मतलब एक सॉल्यूशन हुआ। सर एक सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अच्छा सर एक मिनट, अच्छा, और अगर सर मान जाए एक दूसरे के ऊपर से चला गया, तो तब तो बहुत बार एक दूसरे को कट किया, और बहुत बार एक दूसरे को कट किया तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए, और बहुत सारे सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर दोनों पैरेलल के तो सुनो एक भी बार कट किए नहीं, अगर एक भी बार कट नहीं किए तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आए, और एक भी सॉल्यूशन नहीं आए तो दुनिया नो सॉल्यूशन बोलेगी, ठीक है। तो एक लाइन को 2 लाइन को लेके 3 ही प्रकार के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो वो एक बार कट करे तो यूनिक सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर से चले जाए तो इनफाइनाइट बार टच किए, इनफाइनाइट बार कट किए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर कट ही नहीं करे पैरेलल हो जाए तो मतलब वो कभी कट नहीं करेंगे, मतलब वो नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं सर 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं। सोचो एक लाइन है, ऐसा थोड़ी होगा एक बार कट किया फिर घूम के एक बार और कट किया तो 3 लाइन हो गया, ठीक है। तो लाइन कभी भी या तो एक बार कट करेगी, नहीं तो ऊपर से चली जाएगी, नहीं तो एक भी बार कट ही नहीं करेगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो 3 ही कंडीशन से। अच्छा सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सोचना, अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कम से कम एक सॉल्यूशन है? ये दो एक ऐसा केस है जिस टाइम मेरे पास कम से कम एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, ठीक है। ये दो ऐसे केस है जिस टाइम मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो है। अरे इनफाइनाइट होना, बहुत सारा सॉल्यूशन होना, क्या मैं बोल सकता हूं कि एक सॉल्यूशन तो कम से कम है, ठीक है। और यूनिक मतलब एक है तो एक है, ठीक। और इस टाइम मैंने बोला कि मेरे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, 2 कंडीशन बना दिए। एक कंडीशन बना दी जब मेरे पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, और एक कंडीशन जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब मेरे पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो रहा होगा तो उसको बोला जाएगा कॉन्सिस्टेंट,
ठीक है, क्या बोला जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। और जब मेरे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा, नो सॉल्यूशन, तो उसको बोला जाएगा जी इनकॉन्सिस्टेंट। आया आपको बात समझ में? मतलब सर कॉन्सिस्टेंट मतलब वही यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, कॉन्सिस्टेंट के ही दो पार्ट बना दिए गए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है। और कॉन्सिस्टेंट मतलब सर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना। तो यूनिक में एक है, इनफाइनाइट में बहुत है, तो मैं बोल सकता हूं ना कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, ठीक। अच्छा, अब यूनिक के भी दो दो कंडीशन बना दिए गए। सोचो अगर एक सॉल्यूशन आएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगी, तब तो अपन बात ही नहीं करेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन है, उसको कौन देखेगा, ठीक। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन हुआ और अगर कल को वो जो कट किया, ये कट वाले को ही तो सॉल्यूशन बोलते हैं ना, अगर इसने कट किया और ये कट ओरिजिन पे कर गया, सोचो अगर इसने कट ओरिजिन पे कर गया, तो ओरिजिन पे कट करने से क्या फायदा होगा सर? क्या इसका एक्स भी जीरो होगा? क्या इसका y भी जीरो होगा? क्या इसका z भी जीरो होगा? कहने का मतलब सर जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी के सभी जीरो होंगे, ऑल वेरिएबल्स जीरो, ठीक। अगर कल को ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल टू जीरो हो गया तो उसको यूनिक में भी ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब सर खेल बहुत अच्छा कि अगर यूनिक हुआ, कट किया, ओरिजिन पे कट कर गया, ओरिजिन को हटा, अगर सभी के सभी वेरिएबल्स जीरो हो गए, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, तो उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा सर, और नॉन ट्रिवियल किसको बोलेंगे? जो ट्रिवियल नहीं होगा। करने का मतलब अगर एक भी इसमें से कोई एक भी, जैसे x ने मान जो जीरो होना है, y ने जीरो होना है, लेकिन z बोल दिया मैं जीरो नहीं होऊंगा, तो क्या ये ट्रिवियल हो गया या नॉन ट्रिवियल? या नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जो भी ट्रिवियल नहीं है वो क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल, ठीक है। मतलब कोई भी एक वेरिएबल अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो वैसे सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको अच्छे से देख लो, फिर चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब अपन तीनों केस लेके अच्छे से समझेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बता दूंगा वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। सबसे पहले अपन समझते हैं चीजों को कि आखिर में ये रटना नहीं पड़े, ठीक है, ताकि रटना नहीं पड़े। और एंड में मैं आपको सभी ट्रिक्स और टिप्स बता दूंगा जिससे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये सॉल्यूशन दिया होगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया होगा क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, तो वो सभी चीजें तो मैं आपको बता दूंगा जी, ठीक है। अच्छा, अब अपन केस लेते हैं जिसमें एक वेरिएबल वाली इक्वेशन लेते हैं, ठीक। अच्छा सर, एक वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसे दिखेगी? ax इज इक्वल टू b जैसी दिखेगी। अरे इसमें कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है x, ठीक है। अच्छा, अगर ax इज इक्वल टू b की बात करूं तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा सर ये दो एरो क्यों खींच रहे हो, अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं ax इज इक्वल टू b यहां पे मैंने लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से x इज इक्वल टू क्या है? b बाई a है, ठीक है। x इज इक्वल टू b अपॉन a है, ठीक। अच्छा, x इज इक्वल टू b अपॉन में पूरी तरह से खेल किस पे डिपेंड करेगा? a पे डिपेंड करेगा, क्योंकि a नीचे है। अगर सोचो कल को नीचे वाला जीरो हो गया, अगर कल को a इज इक्वल टू जीरो हो गया तो x इनफाइनाइट हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, और दूसरा कल को अगर a नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा होगा तो चीजें सही चल रही हैं, x इज इक्वल टू b बाई a ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कल को a इज इक्वल टू जीरो हो गया तो थोड़ा रुको, उसको अलग तरीके से सोचेंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट कर दे रहा है। लेकिन अगर कल को a नॉट इक्वल टू जीरो तो ठीक है, x इज इक्वल टू b बाई a। अच्छा, अगर कल को मान जाओ a नॉट इक्वल टू जीरो तो अब कहानी किस पे डिपेंड करेगा? x इज इक्वल टू b बाई a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट a ने तो बोल दिया, a ने अपने बारे में बता दिया मैं जीरो नहीं हूं, तो b से पूछा जाएगा। b से बोला गया क्या b अगर तुम कल को जीरो हो जाओ या फिर b तुम कल को अगर जीरो नहीं हो। तो सोचो अगर कल को b जीरो हो गया तो जीरो अपॉन में कुछ भी जीरो होता है, मतलब x ने बोला कि x में जीरो हो गया, ठीक। अरे x इज इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो अगर x इज इक्वल टू जीरो हो गया तो अभी भी आपको बताया कि अगर जितने भी वेरिएबल हैं सभी वेरिएबल जीरो हो जाए तो उसको दुनिया ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलती है, ठीक है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कुछ नहीं होता बल्कि यूनिक का ही पार्ट होता है, और यूनिक क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट का पार्ट होता है। तो सभी एक दूसरे से इंटरलिंक करके अच्छे समझना है, इसलिए मैंने टेबल बना के आपको दिखा दिया और वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा सर, अगर कल को b नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो x भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि सोचो ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो, ये तो ऊपर ही मना कर दिया कि मैं जीरो नहीं हूं, तो x नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और अगर x नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो उसको दुनिया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपसे साइड हो जा रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो गई होगी, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं a इज इक्वल टू जीरो पे। ये मजे की बात है, ठीक, कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो था तो सर अपन ने x इज इक्वल टू b अपॉन में करके सोच लिया, लेकिन अगर a इज इक्वल टू जीरो तो ऐसे नहीं सोचना है। तो कैसे सोचना है? तो फिर ax इज इक्वल टू b करके सोचना है, x इज इक्वल टू b बाई a करना ही नहीं है, ठीक है, करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप x इज इक्वल टू b बाई a करोगे तो फंसोगे, क्योंकि a बोल दिया कि जीरो हूं मैं, ठीक। अच्छा सर, अब a ने तो अपने बारे में बता दिया, फिर से वही किससे पूछेंगे? b से पूछ रहे होंगे। एक बार b को जीरो करेंगे और एक बार b को नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे।
अब सोचो अगर ए बी भी 0 हो गया, अगर सामने ए 0 हो चुका है, ये तो लिखा है 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, क्या यही लिखा है? अब सोचो 0 की मल्टीप्लाई एक्स से तो 0 हो रही होगी और सामने से बी भी 0 है, तो ये 0 इधर भी 0, एलएचएस भी 0, आरएचएस भी 0, तो मर्जिया एक्स की जगह कुछ भी रख लो, 0 इज इक्वल टू 0 ही हो रहा होगा। तो यहां पे एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जी, मतलब एक्स की जगह आप कुछ भी रख दो, 0 इज इक्वल टू 0 ही होना है, ठीक। अच्छा, और दूसरी साइड में बी ने मना कर दिया, मैं 0 नहीं हूंगा। ए बोल रहा है इधर एलएचएस में 0 है, आरएचएस में 0 है ही नहीं, तो एक्स की जगह कुछ भी रख लो, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, तो मतलब एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रखने से फायदा नहीं है, तो इसको बोला जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या आपको खेल समझ में आया? क्या आपको खेल समझ में आया? ये काम आएगा 3 वेरिएबल में। ये क्यों बताया सर? ताकि आपको 3 वेरिएबल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 1 वेरिएबल इसलिए बताया जाता है ताकि आपको 3 वेरिएबल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से इसको सुन लेना, नहीं समझ में एक बार और अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। क्या कि अगर एक वेरिएबल है ax इज इक्वल टू बी, नीचे वाला अगर 0 नहीं हो रहा है तब तो ठीक है, x इज इक्वल टू बी बाई ए करके सोचेंगे, बट अगर नीचे वाला 0 हो जा रहा है तो इनफाइनाइट से रोको, तब ax इज इक्वल टू बी करके सोचेंगे, ठीक है। जैसा इक्वेशन है वैसा ही सोचेंगे, ठीक। अच्छा, अब मूव करते हैं आगे, दैट इज आपका 2 वेरिएबल पे कर लेते हैं बात, ठीक है। 2 वेरिएबल कहने का मतलब कि a1x प्लस में b1y, ठीक है, इज इक्वल टू c1। क्या ये इक्वेशन हुई? अच्छा, जब भी आपको पता है कि अगर 2 इक्वेशन है तो अपन को दूसरा इक्वेशन भी चाहिए होगा, तभी तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे ना। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा, तो दूसरा इक्वेशन भी मैंने तैयार कर दिया, a2x प्लस में b2y प्लस इज इक्वल टू c2, ठीक। क्या ये दूसरा इक्वेशन हो गया? अच्छा, अब सोचो दो लाइनें आपके पास, मैंने अभी भी बताया, 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कब करेंगे? जब पैरेलल नहीं होंगी, जब पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, ठीक है। क्या ये 2 कंडीशन होगा, या फिर एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होंगे, एक दूसरे से होके जा रहे होंगे, ठीक। अच्छा, जब पैरेलल होती है तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर 2 लाइनें पैरेलल मतलब इनका m सेम होता है। m क्या होता है सर? m क्या होता है? m मतलब होता है स्लोप। अरे स्लोप से समझो जरा ढलाव इनका सेम होगा तभी तो दोनों पैरेलल होंगे ना। अच्छा, m कैसे निकालते हैं सर? स्लोप कैसे निकालते हैं? आपको पता है अगर इसका m1 निकालो तो m1 क्या हो जाएगा? माइनस b1 अपॉन में a1, क्या यही हो जाएगा? ठीक है। अच्छा सर, इसका स्लोप निकालो m2 तो क्या हो जाएगा? माइनस b2 अपॉन में a2, क्या यही हो जाएगा? तो मैंने पहला केस लिख दिया कि अगर बोथ आर पैरेलल, अगर दोनों के दोनों पैरेलल हो गए, बोथ आर पैरेलल, तो अगर सोचो दोनों पैरेलल है तो क्या कभी एक दूसरे को कट करेंगे? कभी कट नहीं कर रहे होंगे, तो अगर कभी कट नहीं कर रहे होंगे तो नो सॉल्यूशन आ रहा होगा। अरे कभी कट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन आएगा क्या दुनिया में? नहीं ना, कभी इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? स्लोप सेम। स्लोप सेम मतलब क्या लिख सकते हैं? a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन में b2। क्या आपको समझ में आया? नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दोनों कांस्टेंट बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कांस्टेंट बराबर होगा तब भी चलेगा, नहीं बराबर होगा मतलब बराबर हो जाता है, कांस्टेंट की रेशियो भी इक्वल होती है तो ओवरलैप का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा केस भी यहां से आपको समझ में आ गया होगा, अगर कल को स्लोप सेम नहीं है, अगर स्लोप आर नॉट सेम, ठीक है। अगर कल को स्लोप सेम नहीं है, स्लोप नॉट सेम होने की क्या कंडीशन है सर? वही कंडीशन, जस्ट उसका अपोजिट कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। क्या यही हो गया? स्लोप नहीं सेम होने के, और इस टाइम क्या हो रहा होगा? इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक। क्या बोल देते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। एक बार कट करेगा ना। अच्छा, तीसरा क्या ले लेते हैं? तीसरा ले लेते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। आपको पता है कि ये जो कंडीशन होती है ये ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है, दोनों लाइन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। और आपको पता है जब भी ओवरलैप, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर ओवरलैप करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो केस 2 तो बहुत इजी होता है। केस 2 मैंने आपको बता दिया कि स्लोप सेम रहा तो पैरेलल है, और पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो नो सॉल्यूशन। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था लेक्चर के, ठीक है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा होगा? जब स्लोप सेम नहीं है, तब एक दूसरे से टकराएंगे, और एक दूसरे से टकराएंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 आ जाए, तीनों के रेशियो बराबर होते हैं, तीनों कांस्टेंट के, तो उस टाइम ओवरलैप कर रही होती है, और ओवरलैप मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन स्टार्टिंग में, इसलिए तो 3 कंडीशन ऑफ द लाइन पढ़ाया ना, ठीक है। अब मूव करते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछेगा, दैट इज आपका केस 3। केस 3 मतलब सर 3 वेरिएबल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक का लेक्चर तो इंपॉर्टेंट था ही, अब जो लेक्चर अब स्टार्ट होगा 3 वेरिएबल इक्वेशन का, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, ये पढ़ते हैं। तो ये जो कंडीशन है, अपन 3 वेरिएबल इक्वेशन बता रहे हैं, इसमें ध्यान से देखो तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो ट्रिवियल कब होगा? अच्छा, रिवाइज कर लेते हैं, ट्रिवियल कब होगा? ट्रिवियल
टी से याद रखो, ट्रिवियल मतलब तीनों जीरो मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सिंपल सी बात है, ट्रिवियल के जस्ट उल्टा, जो ट्रिवियल नहीं होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है, तो बहुत ही इजी है याद करना भी। ट्रिवियल में ही सुपर ट्रिवियल मतलब तीनों जीरो, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल जीरो, तो ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि ये लाइन नहीं है, अब की बार ये लाइन नहीं है। मैंने आपको बता दिया लाइन की इक्वेशन कब होती है, जब मैक्सिमम दो वेरिएबल होते हैं। फिर क्या है सर, ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है सर। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन को डिटरमिनेंट में भी दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है सर, डिटरमिनेंट में। कैसे दिखाया जाता है सर, डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट में दिखाने का तरीका होता है, पहला जो कॉलम बनता है वो x के कोफिशिएंट से बनता है। x का कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, तो यहां पे लिखेंगे a1 a2 और a3, ठीक। अच्छा, पहला कॉलम में क्या बना, यहाँ पे x के कोफिशिएंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज x का कोफिशिएंट। तो मतलब सर x के कोफिशिएंट से पहला कॉलम बन रहा होगा। हाँ, अब एक बच्चे ने बोला जरूर y का कोफिशिएंट से दूसरा कॉलम बन रहा होगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे सर b1 b2 b3, ठीक है। अच्छा, तीसरा कॉलम किससे बन रहा होगा, z के कोफिशिएंट से, तो यहां पे लिखेंगे c1 c2 c3, c1 c2 c3, ठीक। तो ये बन गया आपका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी दिखाया जाता है किसकी इक्वेशन को, प्लेन की इक्वेशन को, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। कहां से आई, x के कोफिशिएंट से पहला कॉलम बनाना है, y के कोफिशिएंट से दूसरा और z के कोफिशिएंट से तीसरा। पता भी चलोगे x पहले आता है, y दूसरे नंबर पे और z तीसरे नंबर पे, ठीक। अच्छा, यहां से एक और चीज बना दी गई, क्या बना दी गई, यहां से दुनिया में लाया गया एक और चीज को, दैट इज आपको डेल्टा, ठीक है। किस चीज को लाया गया, डेल्टा वन को। बोला गया कि अगर आपने पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, यहां पे कांस्टेंट क्या है, डी वाले लोग, d1 d2 d3, सुनना डायलॉग सुनना, अगर आपने पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, मतलब a1 a2 a3 को डिलीट कर दिया और इसकी जगह d1 d2 और d3 लगा दिया, तो अब दुनिया डेल्टा को डेल्टा वन बोलना स्टार्ट कर देगी। क्या 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 सर, डेल्टा वन बोलना स्टार्ट कर देगी। इसको समझेंगे भी आगे, डेल्टा वन आखिर में है क्या, कैसे अपन आगे सब चीज पे बात करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो d1 d2 d3 होगा, बाकी के सब सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे, मतलब b1 b2 b3 ऐसे ही रहेंगे, ठीक। c1 c2 c3 ऐसे ही रहेंगे, ठीक। अच्छा सर, डेल्टा टू कैसे बन रहा होगा सर, अब एक बच्चे ने बोला डेल्टा टू, जरूर सर जरूर डेल्टा टू बनाने का एक तरीका होगा। आपने बोला पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस किया तो डेल्टा वन बना, जरूर सर दूसरे कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से तो डेल्टा टू बन रहा होगा। कहने का मतलब a1 a2 a3 को तो सर एज इट इज रख रहे होंगे, बट दूसरे कॉलम को ना सर रिप्लेस कर रहे होंगे कांस्टेंट से, दैट इज d1 d2 और d3, और तीसरा वाला सेम ही रख रहे होंगे c1 c2 c3। समझ में आया आपको कहानी। अब क्या डेल्टा थ्री लिखने की जरूरत है, आप ऑटोमेटिकली समझ गए। डेल्टा थ्री कब बन रहा होगा, जब तीसरे कॉलम को अपन रिप्लेस कर रहे होंगे, किससे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। आइए आपको कहानी समझ में, चलिए अब इस डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री को समझ लेते हैं अच्छे से। समझ तो लिया कैसे बनाते हैं डेल्टा वन डेल्टा टू, डेल्टा मतलब क्या है, डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी, और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको समझते हैं, एक बार फिर से टाइम है कि मैं डेल्टा को लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा को कुछ देर के लिए ना डी से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। डेल्टा मतलब थोड़ा इसको डी से लिख देता हूं, ठीक। अच्छा, डी को दुनिया में लाता हूं। डी क्या था आपका, क्या यही था आपका डी। अब कुछ देर के लिए मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आपको करते जाना है। मैं काम करता हूं इस डी में x की मल्टीप्लाई करता हूं, किस चीज की मल्टीप्लाई सर, x। अब सर मल्टीप्लाई होती है तो सभी एलिमेंट के साथ होती है, नहीं, वो स्केलर में होती है। वेक्टर की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का क्या नियम होता है ना, कि आप किसी भी एक रो में कर सकते हो, किसी भी एक कॉलम में कर सकते हो। बट सर ये तो आपने नहीं सिखाया था, आपने सिखाया था मल्टीप्लीकेशन करते तो सभी का सीख करा देते हैं। अगर आपने ध्यान से मेरे डिटरमिनेंट के लेक्चर को देखा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर किसी एक रो या एक कॉलम से भी कॉमन निकला ना तो कॉमन को खींच लेते हैं। जब अपन x कॉमन लेते हैं तो x को थोड़ी ना सारे एलिमेंट के साथ होना जरूरी होता है। अगर किसी एक रो में भी x दिख गया तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो जरूर मल्टीप्लाई करते टाइम भी अगर वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी भी एक रो और एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, सभी के साथ नहीं करते जी, ठीक है। तो मैं काम करता हूं x की मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले कॉलम से, तो a1x a2x और a3x, ठीक। बाकी सभी लोग एज इट इज सेम रहेंगे, b1 b2 b3, और यहां पे लगेगा जी c1 c2 c3, ठीक। अच्छा, एक बच्चे को ना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलाया और उसको दिख गई कि प्लेन की इक्वेशन बनती हुई दिख गई। कैसे सर, यहाँ पे a1x उसको दिख गया। अच्छा सर, a1x दिखने से क्या हुआ, b1 में बस y की कमी है, b1 को y पकड़ाएंगे। c1 में सर z की कमी है, c1 में z पकड़ाएंगे। तो जरूर सर कॉलम वन पे ऑपरेशन लगा सकते हैं और लिख सकते हैं कॉलम वन प्लस में y इंटू कॉलम टू
प्लस में जेड इंटू कॉलम 3। अच्छा सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा और बहुत बड़ा फायदा होगा। कैसे 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 सर? इससे आपको दिखेगा यहां पे ये dx है, आपको यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे सॉरी d इंटू एक्स, ठीक है, ये dx है। और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपको हो जाएगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1z। क्या यही हो जाएगा आपका? क्या दूसरा वाला जो होगा ये हो जाएगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2z। अरे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, इस ऑपरेशन को ध्यान से देखना। कॉलम 1 प्लस में y इंटू कॉलम 2 प्लस में z इंटू कॉलम 3। मुझे प्लेन की इक्वेशन दिखी डिटरमिनेंट में, मैंने लगा दी, ठीक है। तो यहां पे a3x प्लस में b3y प्लस में c3z, क्या यही हो जाएगा? ठीक। और बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज, यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, यहाँ पे b3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका c1 c2 c3, ये सभी एलिमेंट्स एज इट इज आ जाए। अब एक बच्चे ने तुरंत बोला सर ये तो अपना d है। अरे ये तो अपना d है ना, ध्यान से देखोगे तो ये तो अपना d1 है। अरे d1 क्या था? ध्यान से देखो, इक्वेशन में जाते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z तो d था, ठीक है, d1, ठीक। और ये तो सर अपना d2 है और ये अपना d3 है। तो मैंने यहां पे लिखा d इंटू एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट पहले कॉलम को, सभी कॉलम को, इसको d1 से लिखा, इसको d2 से लिखा और इसको d3 से लिखा। दूसरे वाले को क्या हो गया? दूसरे वाला तो एज इट इज है, दैट इज आपका b1 b2 b3 और यहाँ पे c1 c2 c3। अच्छा एक मिनट सर, ऐसा फोटो ना मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है सर ऐसा फोटो? मैं यहाँ पे देखा जब आप डेल्टा 1 लिख रहे थे। जब डेल्टा 1 लिख रहे थे, मतलब d1 लिख रहे थे, तो पहले कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर रहे थे। और सर लास्ट में आपने क्या बताया कि डेल्टा 1 कुछ नहीं है बल्कि d इंटू एक्स है। अच्छा, एक मिनट सर, अब सर यहाँ पे मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है, कैसे मजा आ रहा है कि मैं यहाँ पे समझ गया कि d इंटू एक्स कुछ नहीं है बल्कि d1 है, ठीक। अच्छा सिमिलरली बच्चे ने दिमाग लगाया कि जरूर d इंटू वाई क्या हो रहा होगा? d2 हो रहा होगा और जरूर d इंटू जेड क्या हो रहा होगा? आपको d3 हो रहा होगा। अगर आपके सामने मैं दो इक्वेशन दे दूं, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन दे दूं, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के x इंटू वाई निकाल सकते हो। बट क्या आज के बाद अगर मैं तीन इक्वेशन देता हूं x y z वाली, तो क्या आप x y और z भी निकाल सकते हो? कैसे सर? क्या मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू नथिंग बट d1 बाई डी, ठीक है। क्या मैं वैसे ही लिख सकता हूं यहाँ पे y इज इक्वल टू नथिंग बट d2 बाई डी, ठीक है। और क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं z इज इक्वल टू नथिंग बट d3 बाई डी। तो आपके पास आज के बाद से अगर कभी भी अगर x y z भी पूछ दे, तीन इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन देके, तो क्या आप निकाल सकते हो x y z? ये तो आप एक्स्ट्रा जान गए, ठीक। इस कहानी को आगे प्रोसीड करते हैं और सीखते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है, ठीक है। आइए सीखते हैं क्रैमर्स रूल फॉर थ्री वेरिएबल इक्वेशन। पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं? अपन ने सीखा कि d इंटू में x इज इक्वल टू d1 था, ठीक है। अच्छा और क्या था आपको? d इंटू में y इज इक्वल टू d2 था, ठीक है। और अगला क्या था आपको? d इंटू में z इज इक्वल टू d3 था। क्या यही आया था कहानी में? अब इसी दिन के लिए तो वन वेरिएबल इक्वेशन सीखा था। अगर आप ध्यान से इसको इधर ले आके थोड़ा सोचोगे तो ये तो पता चलेगा सर ये तो ax इज इक्वल टू b टाइप है। अरे ये तो ax इज इक्वल टू b टाइप है जो वन वेरिएबल में पढ़ा था। मतलब सर वन वेरिएबल को लिंक कर सकते हैं थ्री वेरिएबल से। हाँ इसी दिन के लिए वन वेरिएबल पढ़ा था कि आप ax इज इक्वल टू b को टाइप को बिल्कुल फील कर लो थ्री वेरिएबल, क्योंकि थ्री वेरिएबल बन के भी जब आता है ना तो dx इज इक्वल टू d1 आता है, वो ax इज इक्वल टू b टाइप फील दिला देता है, ठीक। तो पूरी कहानी को पहले जैसे वन वेरिएबल में किया था वैसे ही रिकैप करते हैं। dx इज इक्वल टू d1 लिखते हैं, ठीक। अगर dx इज इक्वल टू d1 लिखते हो तो यहां से दो बातें होंगी। क्या क्या दो बातें होंगी? क्या मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं? क्या मैं पहले ही सिखा चुका वन वेरिएबल में कि dx इज इक्वल टू d1 मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d1 बाई डी। अच्छा जिस टाइम मैं x इज इक्वल टू d1 बाई डी सोच रहा हूँ ना, मैं y इज इक्वल टू d2 बाई डी और z इज इक्वल टू d3 बाई डी भी पैरेलली सोच ही रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर एक मिनट, अब सर कहानी किस पे डिपेंड करेगी? नीचे वाले पे। अगर कल को नीचे वाला जीरो हो गया, d इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ऐसे नहीं सोचना क्योंकि इनफाइनाइट देगा, मैं शुरू में ही बता चुका हूं। और दूसरा, अगर कल को ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, d नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो कहानी किस पे डिपेंड करेगी? मैं यहां पे लिख देता हूं, ये d इज इक्वल टू जीरो वाला हो गया और ये d नॉट इक्वल टू जीरो वाला हो गया। d नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो नीचे वाला जीरो नहीं है तो बात ऊपर वाले से करेंगे। ऊपर वाला क्या है सर? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है d1 d2 d3, ठीक। अगर कल को वो भी लोग जीरो हो गए, d1 भी जीरो हो गया, d2 भी जीरो हो गया और d3 भी जीरो हो गया, ठीक है। मतलब ऊपर के सभी लोग जीरो हैं, d1 जीरो, d2 जीरो, d3 जीरो। अरे वन वेरिएबल में सिखाया था ना, नीचे वाला जीरो नहीं है, ऊपर वाला जीरो है, तो सभी के सभी लोग जीरो, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो
और z इज इक्वल टू 0। क्या आपको सिखाया कि सभी वेरिएबल अगर कल को 0 हो जाए ना तो दुनिया उसका नाम देती है ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या नाम देती है जी? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या आप अपोजिट केस में यहां पे सोच सकते हो क्या कि अगर कल को इसमें से कोई भी एक जन 0 नहीं हुआ, कल को मान जाओ d1 नॉट इक्वल टू 0 और बाकी सभी लोग 0 हैं, d2 d3 0 है, मान जाओ d2 0 और d3 0, ठीक है तो सॉरी किसी को भी यहाँ पे 0 नहीं होना पड़ेगा, d2 नॉट इक्वल टू 0 और d3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऊपर वाले कोई 0 नहीं है। तो अगर ऊपर वाला 0 नहीं है, नीचे वाला भी 0 नहीं है, तो कुछ अपॉन में कुछ आएगा, तो कुछ आएगा मतलब xyz दुनिया में आएंगे, तो xyz 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, xyz जो है वो 0 नहीं है। और आपको पता है अगर 0 नहीं होते हैं तो क्या कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं उनको? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या आपको कहानी समझ में आई? क्या आपको नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल की कहानी समझ में आई? सभी वेरिएबल 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, सभी वेरिएबल नॉट इक्वल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की जो शुरुआत है वो d नॉट इक्वल टू 0 से आती है। मतलब अगर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सुना तो d नॉट इक्वल टू 0 करना। अब d इज इक्वल टू 0 वाला केस भी समझ लेते हैं। d इक्वल टू 0 के टाइम में मैंने समझाया था आपको वन वेरिएबल में कि अगर d 0 हो गया मतलब नीचे वाला 0 हो गया, अरे d नीचे है ना, नीचे वाला 0 हो गया तो फिर ऐसे नहीं सोचते। कैसे सोचते हैं फिर सर? फिर सोचते हैं dx इंटू d1 से सोचते हैं, ठीक है, dx इंटू d1 से सोचते हैं। तो ये लिखा है आपको 0 इंटू में x इज इक्वल टू d1, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, d1 भैया 0 हो जाएंगे। अच्छा d1 0 मतलब d2 और d3 को तो मैं पैरेलली लेके चल रहा हूं, मतलब d2 भी 0 है और d3 भी आपका क्या है, 0 है जी, ठीक। इस केस में क्या हो जाएगा, d1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, पैरेलली मैंने सोच लिया d2 भी नॉट इक्वल टू 0 और d3 भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब आप ध्यान से बताना, अगर d1 d2 d3 0 हो गया मतलब इधर 0 है उधर भी 0 है, तो x के कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन दुनिया में दिख रहे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। और इस टाइम d1 d2 d3 ने नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया, इधर 0 इधर नॉट इक्वल टू 0, x की जगह मर्जी या कुछ भी रख दो, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो चारों के चारों चीज मैंने आपके यहाँ पे दिखा दिया इस पेज में, तो इसको ध्यान से देख लो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है आपके पास, नो सॉल्यूशन है, ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल। एक बच्चे को सर यूनिक सॉल्यूशन कहां है? यूनिक सॉल्यूशन कहां है सर? तो यूनिक तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का ही पार्ट होता है ना। अरे यूनिक के ही तो दो बच्चे निकलते हैं, एक ट्रिवियल आता है और एक नॉन ट्रिवियल आता है, ठीक है। अब इतना पूरा सब चीज समझ में आ गया होगा, आ गया तो ठीक है, एक बार और वीडियो को अच्छे से देखना, समझ जाओगे। नहीं आया तो क्वेश्चन करने के तरीके बता देता हूं कि जब भी आपके कान को इनफाइनाइट सॉल्यूशन सुनाई दे तो आपको इतना सब थोड़ी सोचना है, ये तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दी, ठीक है। आपको कैसे सोचना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के तरीके से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूं। क्या रिवाइज करवा देना चाहता हूं? सबसे पहले पेज को ले जाता हूं जहां पे मैंने यहां पढ़ा था, कॉन्सिस्टेंट के दो बच्चे होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। कॉन्सिस्टेंट को बोलते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक और इनफाइनाइट कॉन्सिस्टेंट के ही पार्ट होते हैं, और दूसरा होता है नो सॉल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक। और फिर आपको पता है यूनिक के दो बच्चे होते हैं, एक ट्रिवियल होता है एक नॉन ट्रिवियल होता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर देख दिया तो अब मैं क्वेश्चन करने के तरीके बताऊं। कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का ही पार्ट होता है, कॉन्सिस्टेंट से ही तो सभी लोग शुरू होते हैं, ट्रिवियल, यूनिक, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो सोचो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के टाइम में क्या कर रहे थे, डी नॉट इक्वल टू 0 कर रहे थे। अब नॉट इक्वल नहीं करते, क्वेश्चन करते टाइम नॉट इक्वल टू करते नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो काम करते हैं ट्रिवियल वाला लगा देते हैं, क्योंकि ट्रिवियल भी तो कॉन्सिस्टेंट ही है ना। तो इस टाइम आपको क्या करना है, या तो d1 इज इक्वल टू 0 कर देना है अपने पसंद से, या फिर d2 इज इक्वल टू 0 कर देना है, या फिर d3 इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। अच्छा इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन का केस देखो क्या है, d1 नॉट इक्वल टू 0, d2 नॉट इक्वल टू 0, d3 नॉट इक्वल टू 0, ये नो सॉल्यूशन का केस है। बट अपने को नो नॉट वाला तो करना ही नहीं है, तो खोजो इसका इक्वल टू है क्या कहीं। हाँ देखो d इक्वल टू 0 से ही तो ये सब कहानी आ रहा था ना। तो इस टाइम जब भी आपको इनकंसिस्टेंट बोलेगा आप d इज इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है। अच्छा यूनिक में क्या करेंगे सर? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक कॉन्सिस्टेंट एक ही पार्ट होते हैं, और अभी भी बोला नॉट इक्वल टू करना है तो ट्रिवियल वाला चाल चल देंगे। ट्रिवियल क्या बोलता है? डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूनिक के टाइम में भी आप कर रहे होगे d1 इज इक्वल टू 0, या फिर आपको करना है d2 इज इक्वल टू 0, या फिर आपको करना है d3 इज इक्वल टू 0 जी, ठीक है। d1 d2 d3 कैसे बनाते हैं मैंने सिखा दिया। पहले कॉलम कॉलम को रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से, d1 आएगा। अच्छा कल को सर कांस्टेंट ही नहीं होगा तो, कल को कांस्टेंट ही नहीं होगा तो फिर नॉट इक्वल टू कर लेना, ठीक है। फिर यूनिक के टाइम पे डी नॉट इक्वल टू 0 कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिवियल पे। तो ट्रिवियल की कहानी तो सिंपल सी है, d1 इज इक्वल टू 0 मैंने सिखा ही दिया, या फिर d2 इज इक्वल टू 0, या फिर d3 इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं होगा तो सर फिर d नॉट इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछेगा, ये मैक्सिमम पूछेगा नॉन ट्रिवियल, क्योंकि देखो नॉन ट्रिवियल जो होता है ना, कहां गया नॉन ट्रिवियल,
ठीक है, ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछेगा, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ठीक, तो नॉन ट्रिवियल के टाइम में क्या करना है, D1 नॉट इक्वल टू 0, D2 नॉट इक्वल टू 0 और D3 तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू। तो इस केस में तो आपको मजबूरी में D नॉट इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा इस पर, क्योंकि नॉन ट्रिवियल में सभी के सभी नॉट इक्वल टू 0 होते, किसी को भी देखो सब नॉट इक्वल टू 0 लेके बैठे। ठीक, तो इसमें D नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट में देखो, इनफाइनाइट सभी के सभी 0, D भी 0 होता है, D1 D2 D3 सभी 0, तो इनफाइनाइट D इज इक्वल टू 0। सबसे ज्यादा बात इस पे की जाएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, सबसे ज्यादा बात करेगा आपके एग्जाम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। ठीक है, अच्छा नो सॉल्यूशन की बात कर लेते तो नो सॉल्यूशन में भी नॉट इक्वल टू करना नहीं होता है, तो D इज इक्वल टू 0, तो इस पे भी बात करता है। तो जो D इक्वल टू 0 वाला केस है ना, उस पे सबसे ज्यादा एग्जाम में बात करता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये नॉट इक्वल टू 0 वाला नॉन ट्रिवियल पे उतना बात करेगा नहीं। ठीक, तो ये कहानी आपको, ये जो दो पेजेस है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लीनियर से रिलेट करते हुए ax इज इक्वल टू b से मैंने सभी चीजें समझा दीजिए। ठीक है, कि जब भी आपको अगर नीचे वाला 0 हो जाए तब तो x इज इक्वल टू b बाई ए करके सोचना है, बट अगर कल को नीचे वाला इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर x इज इक्वल टू b बाई ए करके नहीं सोचना, फिर ax इज इक्वल टू b करके ही सोचना है। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 तो फिर x इज इक्वल टू b बाई ए करके सोच सकते हो। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करने के तरीके ही आपको बता दिए, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दुनिया में आपसे हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन करके मैं दिखा देता हूं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रोसीड करेंगे जी डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लैम्डा एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है लैम्डा एक्स प्लस में कॉस थीटा वाई, ये तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा तीन इक्वेशंस दिए, ये देखो कांस्टेंट 0 हो गया, तो नॉट इक्वल D1 D2 D3 की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक, अच्छा इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, इतना आपको पता होगा कि अगर तीनों कल को कांस्टेंट 0 हो जाए तो उस प्लेन की इक्वेशन को होमोजेनियस बोलते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन होमोजेनियस। ठीक है, अच्छा अब तो मुझे बस इतना देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन दिया भैया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया ना, तो अब ये दो पेज को तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है D इक्वल टू 0, D इक्वल टू 0 करना है अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बाकी कुछ भी आपको मतलब नहीं है, तो मतलब इसके डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब डिटर्मिनेंट लिखते कैसे सर, वो तो आपको याद होगा कि पहले कॉलम को क्या बनाते हैं, x के कोएफिशिएंट को, तो लैम्डा है 1 है और -1 है, तो यहां पे लिखेंगे लैम्डा 1 और -1। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या चिपकाते हैं, y के कोएफिशिएंट cos थीटा sin थीटा, तो यहां पे लिखेंगे cos थीटा, यहां पे लिखेंगे cos थीटा और यहां पे लिखेंगे जी sin थीटा। ठीक है, और तीसरा कॉलम कहां से आता है सर, z के कोएफिशिएंट से, तो cos थीटा sin थीटा और माइनस cos थीटा, तो यहां पे लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, देन आफ्टर है आपका sin थीटा एंड देन आफ्टर है जी आपका माइनस का cos थीटा। ठीक है, माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको लैम्डा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में लेकर आना है, तो बहुत ही इजी है। अच्छा यहां पे मैंने डिटरमिनेंट के, जब डिटरमिनेंट पढ़ा रहा था तब सिखाया था कि सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 0 प्रोड्यूस करते हैं। सो 0 कैसे प्रोड्यूस होगा, यहां पे भी cos थीटा दिखा होगा, यहां पे भी cos थीटा दिखा होगा, या फिर सिंपल सा यहां भी 1 दिखा होगा, यहां भी -1 दिखा होगा। तो मैं काम करूंगा रो 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या करूंगा, रो 2 और रो 3 को जोड़ दूंगा। क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया, ताकि 1 और 1 जुटे, सॉरी 1 और -1 जुटे और 0 हो जाए। सोचो ये कुछ देर बाद कैसा दिखेगा, ये दिखेगा लैम्डा cos थीटा। ठीक है, रो 1 के साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं, यहां भी cos थीटा, और ये 1 और -1 जुट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तक इधर हो जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा, ये हो जाएगा आपको cos थीटा प्लस में sin थीटा, एंड देन आफ्टर यहां पे क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस का cos थीटा, sin थीटा माइनस का cos थीटा, और यहां पे आपको दिखेगा जी -1 sin थीटा, और क्या दिखेगा आपको यहाँ पे माइनस का cos थीटा। ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। अच्छा इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां से आप सिंपली खोल सकते हो, डिटरमिनेंट खोलने आपको आता ही होगा, और देन आफ्टर आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लैम्डा की वैल्यू जरूर यहाँ पे लिख देना, क्या थीटा के टर्म्स में लैम्डा की वैल्यू आ रही है, बस डिटरमिनेंट को आपको खोल लेना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उम्मीद करते कि आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, चैनल को एक बार अच्छे से जाके देख लो, प्लेलिस्ट को चेक कर लो। मैं मैथ्स के क्रैश कोर्स को तो प्रोसीड कर ही रहा हूं, साथ में मैं फिजिक्स के डेरिवेशन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात कर रहा हूं जी। ठीक है, और साथ ही साथ WBJ रिलेटेड वीडियोस का भी प्लेलिस्ट है, उसको भी जाके आप देख लेना। 2023 WBJ एस्पिरेंट्स के लिए रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे थ्रू आउट योर काउंसलिंग जी। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।